निजी स्कूल संचालकों का 8वें दिन धरना जारी। ऑनलाइन क्लासेज बंद, अनशन और प्रदर्शन जारी। अब ये जो स्कूलें बंद है, ये हमारी वजह से बंद नहीं है, ये सरकार के ऑर्डर की वजह से हमें बंद करना पड़ रहा है। निजी स्कूल संचालकों की मांग 70% तक फीस वसूली की छूट हो। आरटीई का बकाया भुगतान जल्द किया जाए। शिक्षण संस्थान संचालकों की मांग, स्कूल खोले जाएं ताकि आर्थिक स्थिति सुधरे। स्कूल संचालकों ने कहा, फीस के अभाव में शिक्षकों को वेतन दे पाना मुश्किल। ऐसी स्थिति में हमारे जो शिक्षक हैं, सपोर्ट स्टाफ है, बाल वाहिनी है, ड्राइवर्स हैं और जो हमारे फिक्स खर्चे हैं वो अब देना संभव नहीं है। टीसी लेने वाले छात्रों से पूरी बकाया फीस वसूलने की भी मांग। स्कूल संचालक कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की बात लिखकर देने को तैयार। सोशल डिस्टेंसिंग हम भी करेंगे, हम भी प्रिकॉशन लेंगे, हम भी केयर करेंगे, बट लेट अस ओपन द स्कूल। निजी स्कूल संचालकों की सरकार से जल्द राहत देने की मांग। कैसे निकले फीस की फांस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कोरोना के इस तकलीफदेह दौर में बच्चों की परेशानियां हम सबको पता है। पढ़ने की भी दिक्कत, खेलने कूदने की भी दिक्कत। पढ़ाई के लिए स्कूल वालों ने अपनी तरफ से ऑनलाइन क्लासेज की जुगत निकाली। धीरे धीरे बच्चे तकनीक से दोस्ती कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई से फेमिलियर भी हो रहे हैं, लेकिन फीस पर आकर बात अटक गई और ये बात जुलाई से ही अटकी हुई है। स्कूलों के संगठन इस तर्क के साथ कि पढ़ाई चल रही है तो फीस तो मिलनी ही चाहिए, संघर्ष कर रहे हैं। अभिभावक इस तर्क के साथ कि जब स्कूल खुले ही नहीं तो कैसी फीस, वो अपना मोर्चा खोलकर बैठे हैं। मामला कानूनी दांवपेचों में उलझा हुआ है। निजी स्कूल संचालकों का एक संगठन अनशन पर भी बैठ गया है और किसी नतीजे तक पहुंचना हाल फिलहाल दूर की कौड़ी लग रहा है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि अभिभावक स्कूल संचालकों के हितों में संतुलन का रास्ता क्या कोई रास्ता निकल सकता है। कोरोना काल में फीस वसूली की जिद कितनी जायज। लेकिन अगर फीस नहीं तो कैसे चलेगी स्कूलों से जुड़े लोगों की रोजी। हमारे साथ शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौड़ निजी स्कूलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। सूरज सोनी अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, समाज सेवी हैं आप। मनीष गौतम है हमारे साथ, खुद अभिभावक हैं। और एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, ब्लॉगर। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कुलदीप जी, आपके पास आ रहा हूं। पहले कुलदीप जी, आपसे ये सवाल मेरे ख्याल में पिछले 6 महीने में कई बार पूछ लिया गया होगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या रास्ता देखते हैं। कुलदीप जी, ऐसा है, चाहना और नहीं चाहना ऐसा कोई बात नहीं है। कोरोना काल, ये सबको पता है कि कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर जो व्यवस्थाएं करी हमने करी। और सबसे पहले बच्चे हमारे हैं, अभिभावक हमारे हैं। तो अभिभावक और बच्चे दोनों हमारे हैं। वो व्यवस्थाएं देखते हुए हर स्कूल संचालक ने ये व्यवस्था करी थी और वो आराम से चल रही थी। परंतु इसमें केवल और केवल एक सरकार की तरफ से ये रोड़ा आ गया कि फीस जब तक स्कूलें नहीं खुलती है जब तक नहीं देनी। यहां पर जाके ये समस्या खड़ी करी और ये केवल सरकार ने खड़ी करी। अच्छा। नहीं तो वास्तविकता के अंदर जो पेरेंट्स कैपेबल था, जो सर्विस क्लास का पेरेंट्स था या जिसका भी व्यापार चालू हो गया है, आप ये देख के चले कि हम 14 मार्च से स्कूलें बंद करके बैठे थे। सरकार ने किया, बंद कर दिया। सरकार ने जब कहा, जैसे सरकार चला रही है वैसे चल रहे हैं। सरकार ने 2 पेपर बचे हुए थे, 10th क्लास के पेपर बचे हुए थे, वो कोरोना काल में भी पूरे करवा दिए। वास्तविकता यह है कि आज 8 से 9 महीने हो गए, हर एक विद्यालय संचालक ने जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे भी ज्यादा आज तक सारी व्यवस्थाएं हर विद्यालय संचालक ने दी और एक धैर्य रखा है। जुलाई तक भी एक शिक्षा मंत्री का ये ऑर्डर था कि साहब आप जब तक स्कूल नहीं खुलती है नहीं ले।
कोई बात नहीं, फिर भी उसके बावजूद हमने ऑनलाइन क्लासेस चली। ऑनलाइन क्लासेस का आप ये कहते हैं सब, ऑनलाइन क्लासेस वास्तविकता में चलाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर था। हर विद्यालय संचालक ने अच्छे से अच्छा जितना उसकी व्यवस्था थी वो करी, नेट की व्यवस्था करी, अगले एक्स बनाए हमने, उस पर दुनिया भर का खर्चा हुआ और उसके बावजूद भी हमने सारी व्यवस्थाएं चालू रखी। पर सरकार की हठधर्मिता उसके बाद के अंदर यह आ गई कि जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं आप किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेंगे। आपसे भी और सरकार से भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैंने उस स्कूल को, हमारी जो स्कूल है बिल्कुल मीडियम क्लास की है, वहां पे पैसा हमारे पास में जो मार्च में आना था, लॉकडाउन की वजह से मार्च में हमारे पास में पैसा नहीं आया। हम आज तक देने बना के बैठे हैं, पर सरकार ने एक बहुत बड़ी खाई विद्यालय संचालक और पेरेंट्स के बीच में खोद दी। पेरेंट्स हमारे को पैसा भी दे रहा था। आप आराम से बोल सकते हैं, आपका माइक आपके मुंह से सिर्फ 6 इंच की दूरी पे है, आप आराम से बोल सकते हैं। परंतु केवल एक सरकार के बेतुके बयान की वजह से कि साहब सिलेबस जारी नहीं हुआ है, किसी भी तरह का वो नहीं। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब आप पहली बात तो आपने बात अपनी शुरू यहाँ से की कि चाहने नहीं चाहने का सवाल नहीं है, तो कुछ तो चाहत लेके बैठे हैं ना भाई साहब, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, लास्ट में आपने बोला। दूसरी बात यह कि सरकार ने क्या अपने आप बीच में आकर हस्तक्षेप किया? अभिभावक गए ना, अभिभावकों ने मांग रखी ना कि सरकार इसमें दखल दे। ये स्थितियां आई ना कि अभिभावक कुछ और चाहते थे, आप लोग कुछ और चाहते थे। सरकार चूंकि सरकार है, सरकार का सभी के प्रति दायित्व है। सरकार ने तय किया कि अभी हाल फिलहाल फीस नहीं ली जाएगी जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं। उस वक्त कुलदीप सिंह राठौड़ भी नहीं जानते थे इस बात को कि स्कूलें कब खुलेंगी, जेपी शर्मा भी नहीं जानते थे और सरकार भी नहीं जानती थी। तो मुद्दा आपका असल मसला क्या है? आप स्कूल खुलवाना चाहते हैं, आप फीस की वसूली चाहते हैं, आप फीस का कोई प्रोपोर्शन तय करवाना चाहते हैं। कहां आकर बात अटकी हुई है? बात यहाँ पे अटकी हुई है कि आज की तारीख में जो हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, जो सारी व्यवस्थाएं थी, अब वो व्यवस्थाएं, जैसे आपने हमें ये सवाल किया है कि आपको भी नहीं पता था, विद्यालय संचालक को भी नहीं पता था, तो इसी तरीके से हमारे मंत्री जी को भी नहीं पता था कि स्कूलें कब खुलेगी। इसलिए ये एक यहाँ पे लिटिगेशन पैदा हो गया कि जब तक स्कूल नहीं खुलती है जब तक आप फीस नहीं लेंगे। अब उसके बाद में मंत्री जी ने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र से लगभग 48 से 50 हजार स्कूलें जुड़ी हुई है, उसके अंदर लगभग 11 से 11.5 लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अब यदि अच्छा कुलदीप जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास और आपकी बात के ऊपर अभिभावक क्या सोचते हैं ये इनसे पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे समझा दीजिए कि ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें आपके स्कूलों के भी कई तबके हैं भाई साहब। आपके स्कूलों में कॉन्वेंट स्कूलें भी हैं, आपके स्कूलों में ऐसे बड़े ब्रांड्स भी हैं जहां एडमिशन के लिए आदमी को 7 पीढ़ियों का पुण्य होता है ना जमा जो किसी आदमी के पास, वो खर्च करके अपने बच्चों का एडमिशन करवाना पड़ता है। वो कभी ये जोखिम नहीं लेगा कि फीस की वजह से उसके बच्चे का नाम उस स्कूल में से काट दिया जाए। क्या वो भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं? या फिर जो दूसरे स्कूल्स हैं जो जैसे तैसे सर्वाइव करते हैं वो स्कूलें हैं? आप किन की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में? अधिकांश साहब मैं उन स्कूलों के बिल्कुल खिलाफ हूं जो एक पेरेंट्स का शोषण करती है। समझ गए? तो हम भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा पेरेंट्स उन स्कूलों की वजह से परेशान हो। परंतु उनकी वजह से जो मध्यम वर्ग के स्कूल हैं, आपको आश्चर्य होगा कि मैं एक मध्यम वर्ग की स्कूल से हूं और मेरे इलाके में या आज राजस्थान के ऐसा इलाका मैक्सिमम है जहां पे 6 से 7 हजार रुपए वार्षिक शुल्क लिया जाता है। ठीक है। सूरज सोनी, कुलदीप सिंह राठौड़ की बात आपने सुनी होगी, पहले आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। सूरज सोनी, तो देखिए कि ये जो मसला है ये केवल सरकार और स्कूल के बीच में नहीं है, ये मसला बच्चों और अभिभावकों के बीच का भी है। हर अभिभावक चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो जी तोड़ मेहनत करे, चाहे कोरोना काल रहा हो चाहे कुछ भी रहा हो, उसके बाद भी बच्चों के लिए लोगों ने फीस की व्यवस्था की है। बावजूद इसके कि बिजली के बड़े बड़े बिल आए, बावजूद इसके कि पानी के बड़े बड़े बिल आए, बावजूद इसके कि तमाम तरह के जो जॉब्स है वो खत्म हो गए, व्यापार धंधे ठंडे पड़े हुए, उसके बाद भी मैक्सिमम जो अभिभावक है उन्होंने फीस जमा कराई है, कुछ लोगों ने नहीं जमा कराई। और स्थिति क्या है आज कि आज बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस रुकी हुई है। थोड़ा दिन पहले तो स्कूल के जो टीचर्स थे उनके फोन बच्चों के पेरेंट्स के पास में आ रहे थे, और जब फीस जमा हो गई तो उसके बाद में पढ़ाई ठप हो गई, केवल इसलिए कि सरकार का आदेश है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जो बसों की बात कर रहे हैं, आपकी बस ड्राइवर्स को पैसा देना है और देना है, तो आज स्कूल के अंदर जब पढ़ाई केवल ऑनलाइन हो रही है तो कौन सी स्कूल की बस चल रही है साहब? और बिजली के बिल जो बड़े बड़े पहले आते थे, क्लासरूम ही नहीं चल रहे, क्लीन ही नहीं हो रहे, कर्मचारी भी कम जा रहे हैं आपके, केवल ऑनलाइन पढ़ाई जो करवा रहे हैं आप, और उसमें भी जो मैक्सिमम पेरेंट्स है उन्होंने फीस पे कर दी है।
तो आप कुछ जो है सरकार का ये लोग कहाँ कह रहे हैं कि ये 10 तरह के अनावश्यक मदों में हर साल आरोपों से घिरे रहकर जो पैसा लेते हैं वो पैसा इनको दिया जाए। ये तो ये भी कह रहे हैं कि जो ट्यूशन फीस है उसका जो निर्धारित प्रोपोर्शन आपने तय किया है वो पैसा हमको मिले। वो इस बात का इंतजार कब तक कि स्कूल खुलेंगे तब आप ये पैसा लेंगे। स्कूल खुलने का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कब खुलेंगे। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है और मैं जुड़ा हूँ काफी पेरेंट्स के एसोसिएशन से भी जुड़ा हूँ, और लगभग जो है पैसा ट्यूशन फीस का पेरेंट्स पे कर चुके हैं। इसके बाद भी ऑनलाइन क्लासें भी रुकी हुई है हड़ताल के नाम पर। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का और इनका जो विषय है उसमें क्लास तो स्टार्ट करें भाई। उसका दंड जो है आप पेरेंट्स को, बच्चों को क्यों देना चाहते हैं? आप कोई सरकार से कोई चीज की मुआवजे की डिमांड करें या सहायता की डिमांड करें, वो आपका हक बनता है, हम भी आपके साथ में। लेकिन आप बच्चों को तलवार लटका देंगे कि ठीक है आपने जब तक आपको ठीक लगा। जवाब दीजिए इस बात का, कुलदीप सिंह राठौड़, इस बात का जवाब दीजिए। वास्तविकता यही तो है ना साहब कि हम भी ये चाह रहे थे कि पेरेंट्स भी हमारे साथ में आके, हमने तो ये कहा है कि जो मध्यम वर्ग का पेरेंट्स है फीस नहीं दे सकता, कोई बात नहीं दे सकता, सरकार भी तो उसके लिए कुछ सोचे साहब। तो मुझे ये बताइए कुलदीप सिंह राठौड़ कि आरक्षण के लिए पटरी पर बैठकर जनता को परेशान करके, जनता को हथियार बनाकर, तलवार और ढाल बनाकर आरक्षण की मांग करने वाले गुजरों में और आपके इस निजी स्कूल संचालकों में क्या फर्क हुआ? जब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब लोग परेशान होंगे तो अपने आप सरकार पर दबाव बनेगा तो हमारी बात मानी जाएगी। ऐसा नहीं है साहब। क्या फर्क हुआ बताइए, समझाइए। मैं बता देता हूं आपको कि आज एक बिजली का बिल आता है, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक डेडलाइन है, उसके बाद में कनेक्शन काट देते हैं। आज हमारा पेरेंट, हमारा जो टीचर है वो दुनिया भर की समस्या झेल के अपने घर में परेशान होने के बावजूद वो स्कूल में आके ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, सारी व्यवस्थाएं वो सब कुछ दे रहा था, पर उसका भी तो धीरे जवाब दे चुका है साहब। हम कहां से पैसा लाके देंगे? हमने दुनिया भर का पैसा लाके कर्जा ले लिया, आज स्कूलें कर्जे में डूबी हुई है, पेरेंट्स हमारे परेशान हो रहे हैं, हमारी आत्मा दुखती है, हमारे आत्मा जानती है कि आज हमारा जो बच्चा है वो हमारे से 8 महीने दूर है और जिस दिन वो वापस स्कूल में आएगा हमें उसके साथ में 3 से 4 गुना मेहनत करनी मनीष गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष गौतम, जो आज माहौल बना है वो माहौल ये बना है कि अब हमारी कैपेसिटी नहीं है कि पैसा हम कहां से लाके दें, और हमारा मतलब जो शिक्षक है भूखे मरने की नौबत पे आ चुका है। आप ये देखें कि बहुत कम सैलरी के अंदर, बहुत कम फीस के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत कम सैलरी देते हैं, उसके बावजूद आप ये देखें कि आज प्राइवेट स्कूल्स का रिजल्ट कितना है। आप टॉप रिजल्ट आज हमारी प्राइवेट स्कूल्स देती है, उसके बावजूद आज हमारे साथ में इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मनीष गौतम बोलिए। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्कूलों ने खूब फीस वसूल करी है, कई सालों तक करी है हम लोगों से, एक आम पेरेंट से, और वो कुछ नहीं कहता था। वो इसलिए नहीं कहता था कि उसे अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है। आज ये स्थिति आ गई कि हम 1 साल फीस नहीं देंगे तो आप लोग स्कूल में से बच्चे को निकाल देंगे। क्यों? काय के लिए? हम ये चाहते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। अब आप चाह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ आकर सरकार से लड़ें। अरे भाई, सारा कमाया आप लोगों ने, सब कुछ करा आप लोगों ने, हम क्यों लड़े? हम आपके साथ देंगे, पर आप भी तो सौतेला व्यवहार नहीं करें अभिभावकों से। आप आज ये सब चीजें करते हैं। हमने इंटरनेट के आप ऐसा उदाहरण नहीं, कुलदीप जी एक सेकंड, आप ऐसा उदाहरण लेते कि उस बच्चे की टीसी काट दी गई है। नहीं ऐसा टीसी काट दी। देखिए, आप ये सोच के चले कि हमारे पास में 2-2 साल से बच्चे, अरे पैसा नहीं दे रहे, नहीं दे, आप हो नहीं सकते। बड़ी स्कूलों के साथ में, मीडियम स्कूलों के साथ आप लोगों ने जितना पैसा कमाया है उतना आप सोच नहीं सकते। नहीं सालों से आप आरोप लगा रहे हैं, आप उन स्कूलों को अलग रखिए जिन्होंने कमाया, आप उनके साथ कुछ भी करें। अरे एक मिनट, आप शुरू में अलग रखते हैं। एक मिनट मनीष गौतम, कुलदीप राठौड़, आप अलग रखते हैं ना। शुरू में मैंने पूछा था ना कि आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो स्कूल जो ब्रांड है जहां पे एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता है, तो आप स्पष्ट बोलिए कि ये जो स्कूलों का वर्ग है ये उस तरह का नहीं है कि इतना पैसा साल भर से मिल रहा हो। बाकी मनीष गौतम जो कह रहे हैं, आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ से बोल रहे हैं या आम स्कूलों की तरफ से बोल रहे हैं? आप मेरे से जवाब करें। मैं आपको 3 बार कह चुका हूं कि मैं मीडियम वर्ग की स्कूल से बात कर रहा हूं, केवल मध्यम वर्ग की स्कूल। देखिए कुलदीप सिंह राठौड़ साहब, राठौड़ साहब मेरी बात सुनिए एक मिनट। आप लोगों को मुझे लगता है इस बात को लेकर भी चिंतित होना चाहिए। जो सवाल मनीष गौतम यहां उठा रहे हैं वो हो सकता है कि आपको अखरे, स्वाभाविक रूप से बात अखर सकती है कि आप लोगों ने इतना कमाया है। ये कमाया है शब्द आपको अखर सकता है, कमाया बात एक अलग है, ये शब्द अखर सकता है आपको। अरे आप सुनिए तो मेरी बात भाई साहब, उस पे ये चीज करे जो बेचारा आज बर्बाद हो चुका है, विद्यालय संचालक। आप ये देखिए कि जो हमने इतना पैसा दिया है स्कूल वालों को, आप सरकार से मांग करिए। आपने पैसा दिया, अब आप सुनिए, ठीक है सरकार मनीष गौतम टेबल आपने तो उसके सरकार में
सरकार ने 60% हमसे कैपेसिटी मनी चाहिए, हमें कोर्स कैपेसिटी मनी चाहिए, कुछ और चाहिए। साला ये क्या लगा? मनीष जी, आप उन स्कूलों का जो है आप हमारे में नाम नहीं दे सकते। आप उन स्कूलों को जाके आप उन स्कूलों की बात कर रहे हैं, आप उन स्कूलों की एक मिनट, आप दोनों सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप दोनों प्लीज। कुलदीप सिंह राठौड़, मनीष गौतम, एक मिनट सुनिए। मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही होगी। असल बात पैदा यहां से हुई है, या यहां से इस बात को पैदा होने से रोका जा सकता था। जो ही लॉकडाउन लगा और किसी को यह पता नहीं था कि यह व्यवस्था जो एडहोक अरेंजमेंट जो किया जा रहा है ये कब तक चलेगा। स्कूलों ने अपने हिसाब से एक रास्ता देखा जिसमें यह कहा जाता है कि चूंकि उनको फीस लेनी थी इसलिए उन्होंने अपना ऑनलाइन क्लासेज का एक रास्ता देखा। घर पे इतनी सजगता दिखाई प्राइवेट स्कूल्स ने कि घरों पे कोर्सेज पहुंचे, घरों पे बच्चों की किताबें पहुंची और ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो गई। अब किसी के घर में नेट की दिक्कत है, किसी के घर में कुछ और दिक्कत है, सारी चीजें हैं। किसी भी पक्ष को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, किसी भी पक्ष को हम पूरी तरह से कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस वक्त अंडरटेकिंग ले ली जाती कि आपके बच्चे को लॉकडाउन में, स्कूलें तो चूंकि बंद है लेकिन हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन क्लासेज के जरिए, आप ये अंडरटेकिंग दीजिए कि इन ऑनलाइन क्लासेज को ही आप क्लासेज मानकर हमको भुगतान करेंगे, इस तरह की कुछ व्यवस्था की जाती तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। मित्तल साहब, जेपी जी, आप सही कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही सरकार, प्राइवेट स्कूल, अभिभावक की सब पे असमंजस की स्थिति रही। जिस तरीके से ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने पहले ये कहा कि प्राइवेट स्कूल वाले 70% तक फीस ले सकते हैं ट्यूशन फीस का, लेकिन बाद में विवाद हुआ कि जो ट्यूशन फीस है उसकी परिभाषा क्या हो। ये प्राइवेट स्कूल के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं, ये लोग बताने की स्थिति में नहीं है कि जो ट्यूशन फीस है उसकी परिभाषा क्या होगी। सब जानते हैं कि ट्यूशन फीस के नाम पर किस तरीके से हिडन चार्जेस होते हैं, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले वसूलते हैं। हालांकि बाद में इस मामले में डीबी में जाके हाईकोर्ट से स्टे हो गया इस सिंगल बेंच के फैसले का, लेकिन जिस तरीके से फिर बाद में हाईकोर्ट ने सरकार से ये कहा कि आप कोई बीच का रास्ता निकालिए ताकि प्राइवेट स्कूल वाले और ये अभिभावक और बच्चे का कोई नुकसान नहीं हो। सरकार ने कोशिश भी की और मैं बताना चाहता हूं कि 16 नवंबर से कहा गया कि स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन बाद में स्वास्थ्य विभाग का ऐतराज आया तो सरकार ने उस अपने आदेश को वापस विड्रॉ कर लिया। आज की स्थिति है कि किसी को नहीं पता कि राजस्थान के अंदर स्कूलें कब खुलेंगे। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे लगता है कि बार बार सरकार की तरफ से भी जो निर्णय होने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। और अभी मैं इस मौके पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी है, तो दूसरी ओर वहीं पर जो 12वीं और 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं उनके जेपीजी उनके फार्म भरे जा रहे हैं और 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। स्वाभाविक है कि जो मतलब करीब राजस्थान भर के 22-23 लाख बच्चे इस 10वीं की और 12वीं की परीक्षा में राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं, इसमें सीबीएसई के शामिल नहीं है। तो जब उनको आवेदन उनके भरे जा रहे हैं तब प्राइवेट स्कूलों की भी उसमें भूमिका है। तो ऐसा बात सामने आई है, अब ये कितनी सच है इसकी बात की जांच होनी चाहिए कि जब फार्म भरवाए जा रहे हैं बोर्ड के, उसके नाम पर भी फीस वसूली ली जा रही है। अब बोर्ड की ओर से कहा गया कि हमने हेल्पलाइन चालू कर दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हेल्पलाइन बिल्कुल प्रभावी नहीं है और जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो अपने तरीके से जितनी फीस वसूल सकते हैं उतनी फीस वसूलने की कोशिश भी कर। इसके अलावा दूसरी दिक्कत यह है मित्तल साहब, जो मैं कुलदीप जी से 2 बार मैंने सवाल उठाया, हमको बातचीत करने पर वो अभिभावक भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि साहब फीस जमा करा दी, क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस, संतोष है दोनों तरफ, कोई बात नहीं है। वो अभिभावक भी मिलते हैं जो कहते हैं कि 1 लाख रुपए ले भी लिए और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो बंद भी कर दी गई। तीसरा वर्ग वो है जो ये कहता है कि साहब फीस तो जमा नहीं कराई लेकिन क्लासेस तो चल रही है हमारे यहाँ तो, और बड़े रेपुटेटेड स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उनके यहाँ क्लासेस चल रही हैं। मतलब ये क्लैरिटी ही नहीं है कि स्कूलों में अभी हाल फिलहाल के लिए क्या व्यवस्था है। सरकार के स्तर पर, कोर्ट के स्तर पर तो मामला उलझा हुआ है ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी ये नहीं है कि सारे स्कूलों का एक ही ट्रेंड हो, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। अब अलग अलग तरीके से जब चल रहा है मामला तो उसको एक तरीके से सुलझाया कैसे जाए, बहुत सारे जो मर्ज है उनको एक ही दवाई से कैसे ठीक किया जाए, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बात जहां आकर अटकी है, जो मुझे समझ में आती है कुलदीप जी, कि पैसे का, ट्यूशन फीस का कितना प्रोपोर्शन होगा, 60% होगा आरबीएसई में, 70% होगा सीबीएसई में, या शुरू में जैसा कहा गया था कि ट्यूशन फीस का 70% लीजिए। इससे आगे बात मुझे लगता है कि यहां आकर अटकी है कि पैसा तो आप ले लेंगे 60% 70% लेंगे तब जब स्कूल खुलेगी, अभी ये क्लॉज है। तो स्कूल कब खुलेंगी इसका चूंकि कोई पता ठिकाना नहीं है, नहीं तो आपको फौरी तौर पर कुछ तो राहत मिलती है अगर आप कुछ पैसे लेते तो क्या यहां आकर बात अटकी हुई है? क्या आप लोग ये चाहते हैं, ये अंडरटेकिंग देते हैं कि स्कूल खोली जा सकती है, हम कोरोना नॉर्म्स का ख्याल रखते हुए बच्चों को पढ़ा लेंगे? राठौड़ साहब।
हमारी तो आज सबसे पहली मांग ये है साहब कि सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चे को राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क पढ़ाए। क्यों ना सरकार हमें, हमारे अभिभावकों को जो पीड़ित है, ये सारा पैकेज सरकार दे देवे। नंबर 2, मीडिया के माध्यम से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यदि किसी भी तरह की ओलावृष्टि हो जाती है, किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाता है, तो सरकार किसान को मुआवजा देती है कि नहीं देती है? अरे सर, ये तो हम ये मान लें कि हमारे ये ओलावृष्टि हो गई है, सरकार कुछ होके हमें कुछ ना कुछ ऐसा दे दे, इसका झगड़ा चल रहा है, ऐसा डायरेक्शन हो कि वो दे देवे कि जितना सक्षम हो वो उतना भुगतान कर दे, तो हम तो उसमें भी तैयार थे। आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं भाई साहब। पेशेंट आईसीयू में आप करें उसको विटामिन खिलाइए, उसको च्यवनप्राश खिलाइए ताकि इसकी हेल्थ अच्छी रहे, बीमारी नहीं पड़े। अभी तो आईसीयू से बाहर निकालने की बात करिए ना। मैं यही कह रहा हूं साहब कि मेरा ये निवेदन है सरकार से कि मेरा शिक्षक पिछले 8 महीने से भूखा मर रहा है, मेरी हालत दयनीय हो चुकी है, अब मैं कहां पर जाके रहूंगा? आज मेरे लिए तो जो कुछ है, जो मेरा पेरेंट्स और सरकारी है, मेरा पेरेंट्स मेरे साथ था। यदि सरकार ने ये फीस की फांस नहीं डाली होती तो हम हमारा काम चला लेते। अब सरकार ने ये क्रिटिकल पोजीशन लाके खड़ी कर दी है, तो हमारा माननीय मंत्री जी से, माननीय सरकार से ये निवेदन है कि कोई भी बीच का रास्ता निकाले, हमें कोई ना कोई तो समाधान देवे। मैं मतलब एक इतनी विडंबना मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे इस शिक्षा जगत की 2 बहनें पिछले 8 दिन से अनशन पर बैठी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया। उससे पहले 7 महीने तक वो पूरे राजस्थान के अंदर घूमी बेचारी, हर कलेक्टर के पास में गई, हर जिला शिक्षा अधिकारी के पास गई कि कुछ ना कुछ हमारे को पैकेज दे दे या राहत दे दे या बीच का रास्ता निकाल दे ताकि मैं मेरे शिक्षकों को भुगतान कर सकूं। परंतु सरकार के कोई सुनवाई नहीं साहब। और आज 8 दिन वो दिवाली भी उसने उस स्मारक में मनाई है, घर बार छोड़ के सब कुछ। आज पूरे 33 जिले के विद्यालय संचालक यहाँ पर जुड़े हैं और एक सहानुभूति के साथ में कि साहब आज भी सरकार से हमने ये निवेदन किया है, कुछ ना कुछ हमारे और पेरेंट्स के बीच में आप सामंजस्य बिठा। कुलदीप जी, समय हो गया। देखिए, जो करोड़ों अभिभावक हैं उन सब का तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता, उन सब की बात तो एक जगह आ नहीं सकती, लेकिन आप स्कूल वाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, अपेक्षाकृत संख्या में कम हैं। आप सब लोग तो कम से कम अपनी एक बात लेकर के लोगों के बीच में जाएं। यह स्थिति ये हो रही है कि एक कॉलेजों का, एक स्कूलों का वर्ग ऐसा है, श्रेष्ठ वर्ग, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ऐसा है जहां पे लोग अपने आप पहुंचते हैं। तीसरा ऐसा है जो संघर्ष कर रहा है। अभिभावकों को समझ में नहीं आता कि यहाँ ऐसा चल रहा है, वहां वैसा चल रहा है, वहां और ही कुछ चल रहा है, तो किया क्या जाए और क्या नहीं किया। मनीष गौतम कुछ कहना चाहते, संक्षेप में बोलिए, 30 सेकंड में कहिएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनको जरूरत ही नहीं है फीस की, उन्होंने काफी फीस ली, सब कुछ करा और ले लेंगे। एक बात और भी कहना चाहता हूं पर ले लेंगे, उनके यहाँ कोई मना नहीं कर पाएगा, ये डर लगता रहेगा बच्चा नहीं कर पाएगा। 60% इन्होंने बोला कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स की फीस है, 60% दूसरी फीस है, तो क्या सरकार ये चाहती है कि 120% तो पेरेंट्स जानता ही नहीं है कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है। नहीं, साल भर का लेता है, उसको पता ही नहीं किस्मत में क्या लेना है। केवल मध्यम वर्ग की स्कूल की बात बताऊं साहब, सरकार की कुल मिलाकर कुल मिलाकर बात इतनी है, कुल मिलाकर बात इतनी। सुनिए अभी अदालत में चल रहा है मामला, सरकार से आप मांग करिए, हम उस मामले के अदालत में कम से कम जल्दी और लॉजिकल सॉल्यूशन की दिशा में, डिस्पोजल की दिशा में प्रभावी पैरवी की जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।